कोई एक सेलिब्रिटी या कोई एक नेम फेम वाला इंसान सामने आके उस मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करता है, लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये भी एक बीमारी होती है। तीनों बीमारियों का एक साथ होना बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर, अनकॉमन, इट्स वेरी अनकॉमन। देखिए, शादी से एक चीज़ ये लिंक्ड होती है, क्या ये जो 3 डिजीज़ किसी एक इंसान को एक साथ हो रही हैं, क्या ये डेंजरस हो सकता है? आर्टरी और वेन्स की बीमारी है और आर्टरी वेन्स हमारी पूरी बॉडी में होती है, बट ब्रेन में जब आती है तो इट बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट, लाइफ थ्रेटनिंग। इसलिए इसके लिए ज़्यादा इतना अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो क्या इन तीनों में से कोई एक भी डिजीज़ आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है? ये हमें समझना होगा कि हमारी मरीज की ब्लड वेसल्स में वीक स्पॉट्स हैं। जब मरीज हमारे पास ब्लीडिंग करके आता है तो ये एक इमरजेंसी है। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट का एक और एपिसोड मैं लेकर आई हूं उस टॉपिक पर जिसके बारे में आई एम श्योर जो भी सलमान खान के फैंस होंगे जानना चाहते होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जब द कपिल शर्मा शो में सलमान खान ने अपनी 3 सीवियर बीमारियों के बारे में चर्चा करी तो अचानक से लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लोगों के मन में एक क्यूरोसिटी आई कि ये जानने के बारे में कि ये बीमारियां क्या होती हैं। बेसिकली ये बीमारियां एक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसके बारे में बेसिकली कुछ लोगों को पता है और मोर ओवर लोगों को पता नहीं है। और इसलिए द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं डॉक्टर पीयूष ओझा को, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और एक हैं न्यूरो इंटरवेंशन जो कि मोरेंगो एशिया हॉस्पिटल से हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, हाल फिलहाल में जब सलमान खान ने अपने 3 मेडिकल कंडीशंस के बारे में रिवील किया तो अचानक से एक हाइप बन गई। देखिए, मेरे को लगता है कि आपको जब आप एक आम आदमी हैं तो आपको अपनी सारी बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जब कोई एक सेलिब्रिटी या कोई एक नेम फेम वाला इंसान सामने आके उस मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करता है, तब वो अचानक से समझ में आता है कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये भी एक बीमारी होती है। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी जब सेलिब्रिटीज़ अपनी बीमारियों को शेयर करते हैं तो इससे हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज बीमारियों के लिए अवेयरनेस बढ़ती है। आज सपोज अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और अगर मैं उसको बताता हूँ कि आपके बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर ये इन तीनों में से कोई भी बीमारी है, आई एम श्योर वो और इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत बार लोग समझ ही नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट चूँकि सलमान खान की वजह से अब ये तीनों बीमारी जैसे कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स हैं और आर्टरी वेनस मैलफॉर्मेशंस हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ये तीनों बीमारियों का नाम एकदम से सामने आया है और जो बज़ हुआ है इन बीमारियों को लेकर, तो एक तरह से अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया है, जो हम कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी अभी तक इतना नहीं कर पाए थे। बट रिसेंट इंटरव्यू के बाद ये एकदम से हाईलाइट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, 3 बीमारियों के नाम हैं। पहला है सेरेब्रल एन्यूरिज्म, सेकंड है आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस और तीसरा है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। देखिए, अगर हम बात करें इंसिडेंसेस की तो इन तीनों में से सबसे अनकॉमन जो बीमारी है वो है आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस। उससे अगर हम बात करें जो थोड़ा ज़्यादा कॉमन है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और जो इन तीनों डिजीज़ेस की बात करूँ मैं तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स। अगर हम आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये कितना सीवियर है, और इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर हम हमारी बेसिक बॉडी के एनाटमी समझें तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है किसी भी ऑर्गन के अंदर तो वो आर्टरीज से जाता है, जो कि साफ खून होता है, ऑक्सीजन किसी भी ऑर्गन को सप्लाई करता है। और जब वो पर्टिकुलर ऑर्गन ऑक्सीजन को ले लेता है तो जो गंदा खून, यानी जिसे हम कहते हैं जो वापस फिल्ट्रेशन के लिए लंग्स पे जाता है, वो वीनस ब्लड होता है। वो वेन्स उसको वापस कैरी करती हैं लंग्स के पास। सो देयर इज आर्टरी एंड देयर आर वेन्स। जब इन दोनों के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शंस हो जाते हैं या कहते हैं नसों का एक गुच्छा बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस। ये बॉडी के किसी भी अंग में हो सकते हैं। पर किसी भी बॉडी जब ब्रेन के अंदर आ जाते हैं तो सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, आप जांच किसी और चीज़ के लिए करा रहे हैं और आपके एमआरआई के अंदर आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशंस आए। बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि नॉर्मल सिंपल हेडेक के लिए करा रहे हैं या फिर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए पेशेंट्स जब एमआरआई कराते हैं, ये एन्यूरिज्म्स और एवी मैलफॉर्मेशंस जिन्हें आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन कहा तो इंसिडेंटली पिकअप होते हैं। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें सिम्टम्स नहीं होते? मोस्ट कॉमनली इसी तरह से पिक होते हैं। ठीक है,
पर अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो होता क्या है कि जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, तो मरीज को हेडेक हो सकता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आसपास का जो हिस्सा होता है ब्रेन का, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो मरीज को सीजर्स आने लगते हैं, मिर्गी के दौरे आने लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ब्रेन का एरिया है। ये बेसिक सिम्टम्स हैं। बेसिक सिम्टम्स है। तीसरा, अगर किसी ऐसे एरिया के अंदर जहाँ से कोई बॉडी का मोटर फंक्शन यानी कि हाथ या पैर कंट्रोल होता है, तो वो वीकनेस वगैरह भी आ सकती है। अनकॉमनली जो कॉमन और जो सीरियस अनकॉमन जो सीरियस सिम्टम आता है वो है कि कभी कभी ये फट सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, और ये ब्रेन हैमरेज करके भी आ सकते हैं, जो कि बहुत ही अनकॉमन है। जो कॉमन ब्रेन हैमरेज की हम लोग बात करते हैं, जो कि नॉर्मली 60 के ऊपर होता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन हैमरेज होता है। बट जब बात करते हैं कि लेस देन 60, लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, तो एन्यूरिज्म्स, इनएवी मैल्फॉर्मेशंस एक बहुत कॉमन कॉज होते हैं। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलना बहुत आम बात है, बट ये इसके जो सिम्टम्स हैं कि हेडेक हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में कमज़ोरी हो सकती है, मिर्गी या सीजर्स आ सकते हैं, और अनकॉमनली या अनफॉर्चुनेट जो होता है कि कभी कभी वो रप्चर होकर फिर प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो मतलब इसकी कोई एज लिमिट सेट है, मतलब कि इस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है डिसीज़? नहीं, ये एवी मैल्फॉर्मेशंस एक कंजेनाइटल भी हो सकता है, बहुत जो लोगों के अंदर बर्थ से भी हो सकता है, और कभी कभी सिम्टम्स आने के बाद ही पकड़ में आता है, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये कितना सीरियस हो सकता है? क्या ये एक डेंजर स्टेज पे, मतलब ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकती है? यस, अगर ये रप्चर हो जाता है यानी कि फट जाता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग भी कर सकता है। ओह, तो मतलब इसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर अगर आप बताएं कि क्या ट्रीटमेंट है, या हम प्रिकॉशनरी कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको? देखिए, इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। पहले उसमें देखा जाता है कि जो भी एवी मैल्फॉर्मेशन है उसका साइज़ कितना है। अच्छा। अगर छोटा है तो, और पेशेंट को कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है, तो बहुत बार हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन करके रिपीटेड फॉलोअप के साथ भी देख सकते हैं। अच्छा। अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसके अंदर फिर ट्रीटमेंट डिसीजन करना होता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे अगेन डिसाइड होता है। मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शंस 2 होते हैं, कि जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के लिए करते हैं, हम लोग पैर के रास्ते से या हाथ के रास्ते से ब्रेन के अंदर जाकर कुछ स्पेशल एम्बोलिक एजेंट होते हैं, लिक्विड एजेंट्स होते हैं, जिससे उसको बंद कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा तरीका, अगर अनरप्चर्ड है और इंसिडेंटल मिला है, तो आजकल इसके लिए रेडियोथेरेपी के तरह भी इसको यूज़ करके धीरे धीरे श्रिंक कर सकते हैं। पर वो एक इंडिविजुअलाइज पेशेंट डिसीजन होता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को देख के कोऑर्डिनेट किया जाता है, बट दोनों इलाज संभव है, पॉसिबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक अपने केसेस में देखा हो पेशेंट्स के साथ कि कभी किसी की जान चली गई उसकी वजह से, ऐसा कुछ? देखिए, अगर ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है तो तो बात अलग हो जाती है, पर अधिकतर पेशेंट्स जो आए हैं उनका इलाज आराम से हो सकता है। आर्टियोवेनस मालफॉर्मेशन डिजीज़ के बारे में हमने काफ़ी जाना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म क्या होता है, यानी कि ब्रेन एन्यूरिज्म, ये डिजीज़ क्या है एक्चुअली? देखिए, एन्यूरिज्म्स बेसिकली नसों की कमज़ोरी को कहते हैं। ठीक है, नस, हम इन जनरल भाषा में कहें तो हम नस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। कुछ लोग नस बोलते हैं जो सेंसेशन ले जाती हैं, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टरी होती हैं जो साफ खून हार्ट से ऑर्गन्स में ले जाती हैं, और गंदा खून जो ऑर्गन से वापस लंग्स में फिल्ट्रेशन के लिए लेके आती है। तो जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है जो सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स है, कि किसी भी मरीज़ की अगर नस कहीं किसी हिस्से में अगर पतली हो गई या कमज़ोर हो गई है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग घर पे हमारे कोई बर्थडे या सेलिब्रेशन होता है तो हम गुब्बारे लेके आते हैं, राइट? जब गुब्बारे हम फुलाते हैं तो कहीं कहीं से वो बलून अप हो जाता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर हिस्सा उसका कमज़ोर हो जाता है। अगर आप उसको फुलाते जाएं तो वो वहाँ से फट सकता है। सेम एग्जाम्पल आप बॉडी के किसी पार्ट या ब्रेन के लिए भी ले सकते हैं, कि एक आर्टरी जो कि ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कर रही है वो कमज़ोर हो गई है, और विद टाइम वो बढ़ती जाती है, बिकॉज आपका हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड फेंक रहा है और एक प्रेशर से फेंक रहा है। जिस दिन वो उसकी लिमिट टॉलरेट करने की ब्लड प्रेशर को कम हो जाती है और रप्चर हो जाती है। पर जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, अधिकतर मरीजों के अंदर सेरेब्रल एन्यूरिज्म इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। मरीज किसी और चीज़ के लिए एमआरआई कराता है और इंसिडेंटल फाइंडिंग आती है। अगर हम डेटा की बात करें तो अंदाजन
100 लोग अगर हम इन जनरल अगर हम हेल्थ चेकअप के लिए बात करें तो 2 से 3% लोगों के अंदर एनेरिज्म मिल सकते हैं. अच्छा. इट इज़ दैट कॉमन. और ये डेंजरस हो सकता है. यस, अगेन जैसे कि हमने आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशंस के लिए भी बात करी थी, अगर ये रप्चर हो जाता है देन इट कैन कॉज अ सीवियर फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसे कि हम सब एरेक्नोइड हैमरेज कहते हैं. तो क्या ये आर्टियोवेनस मालफॉर्मेशन से रिलेटेड है? नहीं, देखिए दोनों बीमारी अलग अलग हैं. जो आर्टेरियोवेनस मैल्फॉर्मेशंस था वो बेसिकली आर्टरीज और वेन्स के बीच में अबनॉर्मल गुच्छा है. अच्छा, ओके. एक गुच्छा है बेसिकली. एनेरिज्म एक आर्टरी के अंदर नस कहीं से कमजोर होकर फूल गई है. अच्छा. ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेस दोनों का सेम हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, पर दोनों अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों को ट्रीटमेंट करने के तरीके भी अलग अलग हैं. ओके, तो क्या इसकी कोई बेसिक सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि आपको ब्रेन एनेरिज्म है? देखिए अधिकतर लोगों में ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है. कुछ लोगों के अंदर अगर एनेरिज्म बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके प्रेशर इफेक्ट्स आने लगते हैं. तो कुछ लोगों को जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो हमारे फेस को, आइज़ के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उनके ऊपर प्रेशर सिम्टम्स आने लग जाते हैं. जैसे कि लोगों की जो आईलिड होती है, जो पुतली होती है, वो झुक जाती है, वो ब्रेन एनेरिज्म का साइन हो सकता है. हेडेक्स, रिकरेंट हेडेक्स, बट नॉट नॉर्मल हेडेक्स. जो इसके अंदर टिपिकल सिम्टम आता है पेशेंट को, आता है थंडर क्लैप हेडेक. थंडर क्लैप हेडेक मतलब मरीज़ ये कहेगा कि आज तक ज़िंदगी में इससे तेज़ सर दर्द मुझे नहीं हुआ, जो कि हम एक क्लासिकल टर्म यूज़ करते हैं कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ. अगर मरीज़ ये कह रहा है तो वो एनेरिज्म की तरफ पॉइंट करता है. हाँ, वो लेकिन वो टेस्ट के बाद पता चलेगा. यस, डायग्नोसिस आप ऑब्वियसली एमआरआई या सीटी एंजियोग्राम या जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी या डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं, वो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. ठीक है. तो ये इनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको पकड़ सकते हैं बेसिकली. अच्छा, तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? मतलब क्या ये बहुत सीवियर हो जाता है? क्या ये डेंजरस हो सकता है? देखिए लास्ट के 10 सालों के अंदर न्यूरो इंटरवेंशन जो फील्ड है उसके अंदर एक बहुत ही ग्रॉस चेंज हुआ है. बहुत ही नए नए एडवांसेस आए हैं. और पहले तो जो इसका मेन तरीका होता था, जैसे कि अगर आप बात करें कि सपोज़ कोई आपकी आर्टरी या नस कहीं से फूली हुई है तो सर्जन पूरा ओपन सर्जरी करके उसको क्लिप कर देते थे. अच्छा. जो कि एक मेजर सर्जरी होती थी. आज हम पैर के, हाथ के रास्ते से जाकर मरीज़ को बिना किसी मेजर चीर फाड़ कर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है. ठीक है. अगर मैं आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल दूं कि हमारे घर में बच्चे होते हैं और बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं. हम नहीं चाहते कि बच्चे उसमें गलती से भी उंगली डाल दें. तो या तो हम उसके अंदर चौक भर देते हैं या तो टेप लगा देते हैं. ठीक है. तो अगर इसका हम सिंपल कोरिलेशन इस चीज़ से करें तो एक तरीका जो इनको ट्रीट करने का ये है कि अगर कहीं से नस फूल गई है तो उसके अंदर नसों के रास्ते से जाकर, हाथ के या पैर के रास्ते से जाकर कुछ स्पेशल कॉइल्स आती हैं, प्लेटिनम की कॉइल्स आती हैं, उनको भर दिया जाता है. अच्छा. तो बेसिकली क्या होगा कि जब उसके अंदर ब्लड बार बार नहीं जाएगा तो उनकी साइज़ नहीं बड़ी होगी, उनका रप्चर पॉइंट ठीक हो जाएगा. जो दूसरा ट्रीटमेंट मोडालिटी इसका कि अब तो खैर ट्यूबलेस टायर्स का ज़माना है. पहले जब ट्यूबलेस टायर्स नहीं होते थे तो अगर आप गाड़ी पंचर ठीक कराने ले जाते थे तो कभी कभी जो ठीक करने वाले होते थे उसके अंदर एक रबर का टुकड़ा लगा देते थे. अच्छा. ठीक है. तो बेसिकली उससे जो रप्चर पॉइंट, जो जहाँ से आपका लीक हुआ था टायर, वो और सिक्योर हो जाता है. तो उसी तरह से ब्रेन एनेरिज्म के लिए भी कुछ स्पेशल टाइप के स्टेंट्स आते हैं जिनको हम फ्लो डाइवर्टर्स कहते हैं. तो वो पूरा एक नया रास्ता बना देते हैं और पूरा उसको सिक्योर कर देते हैं. तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो इतना एडवांसमेंट हुआ है कि इनका आसानी से ट्रीटमेंट संभव है. पर हमारे लिए जो चैलेंज आता है कि जब ब्लीडिंग करके आता है तब इट बिकम्स ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी. मतलब इतने न्यूरोलॉजिकल बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन जब अचानक से जब सलमान खान ने इन 3 बीट के बारे में बात करी तो एक तो ये नाम इतने हैवी हैं. हम ऑलरेडी 2 डिजीज़ के बारे में बात कर चुके हैं. अब लास्ट में बात करेंगे हम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ये डिज़ीज़ है क्या, और इसके बेसिक सिम्टम्स के अगर बारे में हम बात करें, व्हाट वाज दैट? देखिए, सो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया एक अनकॉमन बीमारी नहीं है. अगर हम सिंपल बातों में समझें तो हमारे फेस से सेंसेशन जो ब्रेन को एक नर्व ले जाती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं. ओके. जब वो नर्व किसी भी कारण से अगर इरिटेट हो जाती है तो वो पेन करती है. अच्छा. ठीक है.
सो न्यूरैल्जिया मतलब नर्व का पेन, ओके। ठीक है, न्यूरोजिया, ठीक है, न्यूरैल्जिया, राइट, सो नर्व का पेन, एंड ट्राइजेमिनल तभी जो वो- फेस से सेंसेशन ले आती है। तभी इसलिए ब्रशिंग के टाइम पे पेन हो सकता है। यस, तो बेसिकली इस नर्व के 3 सेगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग फेस के हिस्सों से सेंसेशन ले जाते हैं, अच्छा। एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा सेगमेंट अफेक्ट हो रहा है उससे मरीज को सिम्टम होता है। ये कैसे पता चलेगा? सो जो क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं, मरीज को टिपिकल शार्प प्रिकिंग सेंसेशंस आते हैं, ठीक है, मरीज बोलता है कि मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है कि मुझसे सहन नहीं हो रहा, और ये कंटिन्यूस नहीं रहता है, झटकों के फॉर्म में आते हैं, दर्द आया चला गया, दर्द आया चला गया। और ये फेस पे रहता है? यस, फेस पर, बिकॉज ट्राइजेमिनल नर्व हमारी फेस के सेंसेशन को कैरी करता है। और ये किस हिस्से पे रहता है हमारे चेहरे के? डिपेंड करता है, ऊपर वाले हिस्से में भी रह सकता है, बीच में भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ओके। ठीक है। और जो कुछ कुछ कॉमन इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि जब विंड ब्लो होती है, जब हवा लगती है तो बढ़ जाते हैं, लोग जब ब्रश करते हैं तब हो जाता है, बहुत कॉमन हिस्ट्री होती है कि जब हम सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं, जैसे ही पानी लगता है हमारा सेंसेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका पेन बहुत सीवियर होता है, राइट, बहुत बार मरीज कहते हैं कि हमें इतना तेज दर्द होता है कि हम मर जाएं तो अच्छा है, इट इज़ दैट सीवियर। ओह माय यस, गॉड। बट इट इज़ नॉट अनकॉमन, एंड बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में कॉमनली आते हैं। एंड नाउ अगर हम बात करें कि क्यों होता है, तो नर्व किसी भी वजह से इरिटेट हो सकती है, ठीक है। नर्व कभी कभी अब नॉर्मल कुछ ब्लड वेसल उसके पास में उसको इरिटेट कर रही है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, तो सिम्टम इज समथिंग कॉल्ड एज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इसके इटियोलॉजी, इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पर जैसे हमने अभी तक 3 डिजीज़ के बारे में बात करी, जो कि एवी मालफॉर्मेशन थी, ब्रेन एन्यूरिज्म था, और अब हमने बात करी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तो क्या ये बेसिकली तीनों बीमारियां कहीं ना कहीं हमारी डाइट से भी रिलेटेड हैं? क्या हमारी डाइट इन डिजीज़ को ट्रिगर करती हैं, वेयर सम आर लाइफस्टाइल ट्रिगर करती हैं? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, एन्यूरिज्म्स, एवी मैलफॉर्मेशंस और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया डायरेक्टली हमारी डाइट से रिलेटेड नहीं है, हाँ। पर कुछ कुछ रिस्क फैक्टर, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इट्स ए सेपरेट एंटिटी, वहाँ पे उसका डाइट से कोई रिलेशन नहीं है। एवी मैलफॉर्मेशंस का भी डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट एन्यूरिज्म्स में कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि हमारी लाइफस्टाइल से ये बढ़ सकती हैं। लाइफस्टाइल मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कुछ तरह की बीमारियां जिसके अंदर नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनको हम कोलेजन वेस्कुलर डिजीजेस कहते हैं, उसके अंदर इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी लाइफस्टाइल इनको ट्रिगर नहीं करती है, राइट? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो अगर किसी को ऑलरेडी, मतलब जैसे मैं ऑफकोर्स नहीं जानती सलमान खान की हिस्ट्री क्या है, पर जब उन्होंने बात करी कि हाँ ठीक है उनको ऑलरेडी ये बीमारियां हैं, उसके अलावा उनके बहुत सारे पीओवी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इन चीज़ों को लेके, ये हमें शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए शादी से एक चीज़ ये लिंक्ड होती है, क्या ये जो 3 डिजीज़ किसी एक इंसान को एक साथ हो रही हैं, क्या ये डेंजरस हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने किसी ने भी सलमान खान की मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखी है, course. सो कमेंट करना हमको बहुत मुश्किल है। हाँ, हाँ। एंड तीनों बीमारियों का एक साथ होना बहुत ही रेयर है, रेयर है। बहुत ही रेयर, अनकॉमन, इट्स वेरी अनकॉमन। ऑब्वियसली जब तक हम उनके फर्दर डिटेल्स ना देख पाएँ कमेंट करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। एंड यस, जहाँ तक हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ के अंदर, तो ये तीनों बीमारियाँ पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर जो पेन होता है बहुत ही डिसेबलिंग पेन होता है, मरीज़ का डेली लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाता है, मरीज कहीं कुछ काम नहीं कर पाता, पर ये दीज आर लाइक इजीली ट्रीटेबल कंडीशंस। ट्रीटेबल। यस। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कि भाई आप इरिटेशन लेवल आपका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है, आप इरिटेटेड हो रहे हो, कि आप किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ? सो पेन पर से एक डिसेबलिंग सिम्टम है ना। पेन जब होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का तो बहुत ही इरिटेशन होता है, एंड मरीज़ उस टाइम कहीं पर भी आना जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो क्या इन तीनों में से कोई एक भी डिजीज़ आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया डज नॉट अफेक्ट योर सेक्सुअल लाइफ। ओके। ठीक है, यस, पेन इनडायरेक्टली कैन इरिटेट यू एंड देन इट कैन हैम्पर योर लाइफ, बट जहाँ तक हम बात करते हैं सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स और एवी मैलफॉर्मेशंस की, तो ये हमें समझना होगा कि हमारी मरीज़ की ब्लड वेसल्स में वीक स्पॉट्स हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सडन सर्ज ऑफ ब्लड प्रेशर करती है, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग,
ठीक है, सडन एकदम से कभी कभी एनर्जी एक्साइटमेंट होता है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी, वो ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ा सकती हैं एंड इट कैन कॉज ब्लीडिंग। हमारे पास बहुत बार पेशेंट आते हैं जो क्लासिकल हिस्ट्री देते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक हुआ और उनको एनेरिज्म्स या ईवी मैल्फॉर्मेशंस मिलते हैं, जिसको हम कॉइटल हेडेक कहते हैं। सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट एनेरिज्म्स और एवी मैल्फॉर्मेशंस दे कैन कॉज सिम्टम्स व्हेन यू आर सेक्सुअली एक्टिव। जैसे कि हमने तीनों डिजीज़ के बारे में बात करी, तो क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी डिजीज़ है जो ये बोलती हो कि कोई एक एज फैक्टर है कि मतलब आप इस एज में हैं तो ज़्यादा हो सकता है या इस एज से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए तीनों चीज़ें जो हैं मेनी टाइम्स सिंस बर्थ भी हो सकती हैं, बट पिकअप नहीं होती। हम बिना किसी बात के हमारा एमआरआई नहीं कराते हैं, और जब एमआरआई कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं किसी भी कारण से, तभी बीमारी पकड़ में आती है। तो ये कहना सही नहीं है, बट हाँ, यंग लोगों के अंदर अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो जैसे कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो आपके ब्रेन नर्व्स के अलावा आपके कौन से बॉडी पार्ट्स को और ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये? देखिए, सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया तो ब्रेन से रिलेटेड है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। जहाँ तक बात आती है एनेरिज्म्स और ईवी मैल्फॉर्मेशंस, सो हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो ये कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकता है। लिवर में हो सकती हैं और बाकी रीनल्स में हो, कैसे डैमेज हो सकता है लिवर? हाँ, लिवर के अंदर सेम सिम्टम्स, प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, तो बॉडी के किसी भी पार्ट में ये हो सकती है, बिकॉज ये आर्टरी और वेन्स की बीमारी है और आर्टरी वेन्स हमारी पूरी बॉडी में होती है। बट ब्रेन में जब आती है तो इट बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट, लाइफ थ्रेटनिंग, इसलिए इसके लिए ज़्यादा इतना अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष। आई होप डॉक्टर पीयूष ने जितने भी आपको टिप्स बताए हैं आपको फॉलो करने हैं। इट्स नॉट अबाउट योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स प्रॉब्लम्स, बट आपकी मतलब जो डॉक्टर पीयूष ने बताया वो आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ को भी काफ़ी अच्छे प्लस बेनिफिट्स देते हैं, राइट डॉक्टर? सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू।